हेमेंद्र जी मीना साहब हैं, हरियाणा कैडर के आईपीएस अफसर हैं और भारत सरकार के लोकप्रिय आईपीएस अफसर। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो मैं भी आपकी तरह ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकला हुआ एक सामान्य सा विद्यार्थी रहा हूँ। मेरा नाम जैसे भाई साहब ने बताया ये आपको हेमेंद्र मीणा है और मेरा गांव दौसा डिस्ट्रिक्ट बीरासना मेरा गांव है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। तो मैंने ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग की है और मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा था, वहीं 12th महुआ से की थी। फिर उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग की। मेरा तो इंजीनियर बनने का सपना था और इंजीनियर बन के फॉरेन जाने का सपना था। वो मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे, तो अपने समय में उन्होंने भी तैयारी की थी। तो उनको लगता था कि हमारे बेटे कभी लाल बत्ती गाड़ी लगे, जिससे सब गांव में आए तो हमें भी थोड़ा सा एक प्राउड फील हो। तो 2013 में एक थोड़ा ट्विस्ट आया लाइफ में कि मेरे फादर को कैंसर हुआ और फिर कैंसर हुआ तो 2014 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। मौत के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि यार मुझे भी तैयारी करनी चाहिए। तो उस समय कोई ज़्यादा गाइड करने वाला था नहीं, ये 2014 की बात है, 15 की बात है। तो कोई गाइड करने वाला था नहीं। इंजीनियरिंग से आए, प्लेसमेंट हो गया था, बीएचईएल में अच्छी खासी सैलरी थी, उस टाइम पर लाखों रुपए सैलरी थी। तो फिर मैंने सोचा कि यार नहीं ज्वाइन करेंगे इसको, अब थोड़ा सा माँ बाप के लिए भी कुछ कर लें, उनके सपनों को पूरा करने के लिए भी कुछ कर लें। फिर बात ये हुई कि गाइड करने वाला कोई नहीं था कि मीडियम कौन सा रखें। हमारे साथ ये दिक्कत होती है क्योंकि कोई भी सर्विस की आप तैयारी करो, एक मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं कि पहले आपका गोल सेट होना चाहिए, सेकंड उस गोल को साकार करने के लिए प्लानिंग, कि क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटेजी है, और थर्ड पार्ट होता है उसका एग्जीक्यूशन, जिसको इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं हम, कि उस धरातल पे जो हमने सपना देखा उसको किस तरीके से हासिल करना है और उसको फिर लागू कैसे करना है। तो उस टाइम पर क्या था, सोर्स क्या था। आज तो यू आर मतलब क्वाइट लकी कि आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आप अच्छी संस्था में बैठे हुए हो, आपको गाइड करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। तो उस समय पे क्या ऑप्शन होता था कि, या फिर वो प्रतियोगिता दर्पण में एक वो आता था इंटरव्यू, क्रॉनिकल में भी आता था, आई थिंक अभी भी आता होगा। तो उसको देख के कि हम थोड़ा सा उससे मोटिवेशन मिले और हम अपनी एक रणनीति तैयार करें, तो हिंदी ले लिया। उसके बाद हिंदी मीडियम की दूसरी समस्या होती है कि हिंदी मीडियम हमने ले लिया। अब हिंदी मीडियम के लिए कौन सी कोचिंग अच्छी है, कौन सा मटेरियल हमें पढ़ना चाहिए। ऑप्शनल का एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो थोड़ा सा इंजीनियरिंग किया था तो थोड़ा सा टेक्निकल बैंड ऑफ माइंड था कि चीज़ें कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा जल्दी याद होता था, फैक्ट्स कम याद होते थे। तो फिर तैयारी करी, हिंदी मीडियम लिया, फिर ऑप्शनल लिया ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया। ज्योग्राफी ऑप्शनल लेने के बाद मैं एक अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स हो गया जैसे तैसे करके, और फिर उसके बाद एक अटेम्प्ट दिया, ज्योग्राफी में अच्छा नंबर्स नहीं आए। फिर लोगों ने बताया कि यार ज्योग्राफी अच्छा सब्जेक्ट नहीं है हिंदी मीडियम में, अब तो हिंदी साहित्य बढ़िया चल रहा है, इसमें अच्छे नंबर आते हैं। वो ले लिया, भर दिया, पता ही नहीं कि क्या है। सब विकास देवकीर्ति साहब थे हमारे हिंदी के महारथी हैं, तो उनसे फिर कुछ क्रैश कोर्स किया और 3 महीने के शॉर्ट टाइम में तैयारी करी और 220 के आसपास नंबर आए। तो लगा अरे तो बढ़िया सब्जेक्ट है, इसमें तो कर सकते हैं। इंटरव्यू दिया और फाइनली सिलेक्शन हुआ और फिर उसके बाद हरियाणा कैडर मिला, आईपीएस मिला। और उसके बाद फिर मैंने दोबारा ट्राई नहीं किया क्योंकि मेरे लिए कैडर ज़्यादा इंपॉर्टेंट था रादर देन सर्विस। तो हर आदमी की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, उसमें कोई गलत नहीं होता, कोई सही नहीं होता। चलो मुझे को ठीक लगा, मेरे को भाई ये कैडर से मैं सेटिस्फाई हूँ, ये सर्विस से सेटिस्फाई हूँ, तो आई फाइनली ऑप्ट और सेट हो गया मैं वहाँ पर। तो यार मैं सभी साथियों से यही कहना चाहूँगा, क्योंकि सभी मेरे हिसाब से सभी मेरे जैसे ही पृष्ठभूमि से निकले होंगे, जहाँ पर सरकारी स्कूल से आपने एजुकेशन किया होगा, फिर अभी कि आप फर्स्ट ईयर से ही आपने अपना एक गोल डिसाइड कर लिया कि मुझे बस आरएएस के लिए या यूपीएससी के लिए मुझे तैयारी करनी है, और आप डेडिकेट होके इतने अच्छे एनवायरनमेंट में आप तैयारी कर रहे हो। लेकिन कुछ बेसिक्स होते हैं, तो वो बेसिक्स मैं बता देता हूँ आप लोगों को, शायद हो सकता है कि आपके लिए कुछ यूजफुल हो। कि सबसे पहली समस्या हमारे सामने जो आती है वो ये है कि हम अपना एम डिसाइड नहीं कर पाते कि मुझे जाना क्या है, और हम जो हमारा लक्ष्य डिसाइड करते हैं वो दूसरों को देख कर लक्ष्य डिसाइड करते हैं। तो माइंड से ये मैं तो ये कहना चाहूंगा कि माइंड से निकाल दो। कोई सर्विस छोटी बड़ी कुछ नहीं होती, हर सर्विस की अपनी डिग्निटी है, हर सर्विस का अपना डेकोरम है, हर सर्विस के अपनी स्टेटस है, और हर सर्विस में अपनी अपॉर्चुनिटी है। ये कहने की जनरल ये बात होती है कि चलो हो सकता है कि थोड़ी अपॉर्चुनिटी 19-20 हो सकती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी हर जगह है, सर्विस सब बढ़िया है। तो सबसे पहले अपना लक्ष्य है वो डिसाइड करो
कि मुझे जाना कहाँ है, वो अपने इंटरेस्ट से डिसाइड करो। क्या वो टाइम चला गया कि धक्के से दे दिया, और पहले कंपटीशन कम होता था, धक्के मारा चले गए, चलो थोड़ा सा आपने बुरे मन से भी एफर्ट्स किया, हो गए सेलेक्ट, निकल गए, सर्विस में आ गए, उसके बाद आपका चलो जो माइंड सेट है वो चेंज हुआ और आप सर्विस करने लग गए हो, ठीक है, सर्विस निकल गई आपकी। अब है हर चीज में कंपटीशन, तो कंपटीशन है वो, इस भीड़ से ना डरें आप लोगों का यदि आपका विजन क्लियर है और आपके अंदर जुनून है कि मुझे करना है, तो कंपटीशन 5 से 10% लोगों के बीच में ही है, बाकी ये भीड़ है। पहला है अपना लक्ष्य डिसाइड करो, और लक्ष्य करो अपने इंटरेस्ट से डिसाइड। हर आदमी को अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होती है, मेरे से बेहतर मतलब ना तो किसी टीचर को पता चल पाता है, ना किसी मोटिवेटर को पता चल पाता है, ना किसी परिवार वालों को पता चल पाता है। अपना कैलिबर खुद को पता होता है कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है, तो उसके हिसाब से अपना लक्ष्य डिसाइड करें। और जब लक्ष्य डिसाइड कर लिया तो फिर दूसरा पार्ट आता है उसका कि उस लक्ष्य को हासिल कैसे करना है। सफलता का कोई शॉर्टकट होता नहीं है, हार्ड वर्किंग। ना कोई कोचिंग आपको सफलता दिला सकती, ना कोई बुक आपको सफलता दिला सकती, सिंगल बुक। कोचिंग का फायदा जो मुझे समझ में आया वो ये है कि अच्छी कोचिंग्स और अच्छे जो उसके टीचर्स होते हैं, उसका फायदा ये है कि एक प्रॉपर आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, दिशा मिल जाती है, अच्छा मार्गदर्शन मिल जाता है, और एक आपको कंटिन्यूटी मिल जाती है। कोचिंग के बहाने से आप आओगे 10 लोगों से, और आपकी जो थोड़ी सी जो कठिनाइयां होती हैं कि आप खुद आप रूम में बैठ के किसी चीज को पढ़ोगे, टीचर की माध्यम से ये होता है कि वो चीजें थोड़ा सा आसान करके उनको आपके सामने प्रस्तुत कर देता है, जिससे वो चीजें इजीली, मतलब कम मेहनत में। ऐसा नहीं है कि आप उनको नहीं समझ सकते, नहीं पढ़ सकते, आप घर पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके आप उनको समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन वो टीचर के माध्यम से वो चीजें आपकी थोड़ा सा जो कंफ्यूजन होता है वो दूर हो जाता है, और जो चीजें आपको थोड़ी कठिनाई से समझ में आती हैं वो आसानी से आपके सामने समझ में आ जाती है और प्रस्तुत हो जाती है। ये कोचिंग का फायदा है। लेकिन हमारे लोगों का क्या माइंडसेट होता है कि जी बस कोचिंग में एडमिशन ले दिया, घर वाले भी जी कोचिंग कर लो, सफलता मिल जाएगी। सफलता आप खुद मेहनत करोगे, उससे आपको सफलता मिलेगी। अब आती है मेहनत। अब मेहनत के बहुत तरीके होते हैं कि कोई भी काम करो दिल लगा के करो, पढ़ना है दिल लगा के पढ़ो। आज मस्ती करनी है, मस्ती करो, फिर उसमें दिमाग में पढ़ाई मत लेके आओ, 100% दो। मतलब पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई ही करनी है, फिर उसके बाद उसमें फिर इफ बट नहीं होना चाहिए। पढ़ना है 5 घंटे पढ़ना है तो 5 घंटे पढ़ना ही है मुझे, उस 5 घंटे में दिमाग में और कोई चीज आनी नहीं चाहिए। मुझे दोस्तों के साथ खेलना है 5 घंटे तो 5 घंटे खेलना ही है आपको। फिर इससे आता है आउटकम। दिक्कत क्या आ रही है कि ये हमारी एक मशीन है, और इस मशीन को हम मतलब होता है कि इस पे इतना, इसकी कैपेसिटी इतनी है, बर्डन इतना डाल रखा है, मल्टीटास्किंग हो रखे हैं हम, कि मैं प्रेजेंट यहां पर हूं, मेरे दिमाग में या तो सोशल मीडिया चल रहा होगा, या मेरे दोस्तों के बारे में चल रहा होगा, बुक्स भी चल रही होगी, आरएस की वैकेंसी के बारे में भी चल रहा होगा, यूपीएससी की वैकेंसी के बारे में चल रहा होगा, मेरे बारे में भी चल रहा होगा। मतलब मल्टीपल चीजें आप हमारे माइंड में चलती रहती हैं। इससे फिर परफेक्शन नहीं आ पाता, आउटकम नहीं आ पाता। और इसके लिए मैं एक थोड़ा सा वो बताना चाहूंगा, इसके लिए एक ही तरीका है, मेडिटेशन और अपना विजन क्लियर हो। हिंदी मीडियम के साथ ये दिक्कत आती है कि या कोई किसी टॉपर ने आपकी कोई बुक सजेस्ट कर दी, हम वहां तक ही लिमिटेड हो जाते हैं, उससे इधर उधर हम देखते ही नहीं है। और यदि क्वेश्चन उस में से आ गया तो वेल एंड गुड, हम उसको कर देंगे, और उससे थोड़ा सा इधर उधर हुआ हम धाराशायी, ये होता है। और उसका तरीका यही है, जितना मेरा समझ में आया। मैंने, यदि आपकी नीयत ठीक है तो टेक्नोलॉजी आपके लिए वरदान है, तो आप टेक्नोलॉजी का जबरदस्त यूज करें। न्यूज ऑन एयर है आजकल, जो किसको क्या बोलते हैं उसको, प्रसार भारती पे जो आता है, उस पे रोज आप गूगल पे करें, प्रसार भारती का हुआ है, भारत सरकार का हुआ है, दूरदर्शन की, आप न्यूज सुन लो बस। उसमें वो होते हैं, उसके भी उसको ब्रेकअप कर रखा है कि जी आपको आर्थिक क्षेत्र से संबंधित न्यूज चाहिए, कि राजनीतिक क्षेत्र से चाहिए, या स्पोर्ट्स क्षेत्र से चाहिए, जो भी क्षेत्र से चाहिए आप सुन लो उनको, पूरे दिन का वो सुन लो। क्वालिटी पे जाओ रादर देन क्वांटिटी। हम क्या करते हैं, क्वांटिटी पे जाते हैं कि जी मैंने फलाना उस कोचिंग के भी नोट्स पढ़ लिए, उस टीचर के भी नोट्स पढ़ लिए, उसके भी पढ़ लिए, उसके भी पढ़ लिए, उसके भी पढ़ लिए, लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे कि यार मैंने जो मेरा ये टॉपिक है ये मेरा कवर होना चाहिए। डजंट मैटर कि कोई आपका गूगल से हो रहा है, डजंट मैटर किसी की बुक से हो रहा है, डजंट मैटर कि वो किसी के नोट से हो रहा है। तो आपकी अप्रोच है वो क्लियर होनी चाहिए कि मुझे ये टॉपिक है, मेरा कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर होना चाहिए, चाहे कहीं से भी हो। उसको लिमिटेड मत करो कि जी मुझे इस नोट्स हैं, इससे बाहर निकलना ही नहीं है। इंग्लिश मीडियम की एक खूबी होती है कि वो टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज करते हैं। आप गूगल पे जाओगे, उसमें एक सब लिंक आ जाएगा, आपने टेक्टोनिक्स पढ़ा एक में, फिर उसमें कुछ एक पार्ट आ जाएगा, उस पर लिंक करोगे, फिर और डेप्थ में चले जाओगे, उस पर लिंक क्लिक करोगे और डेप्थ में चले जाओगे। तो वो मतलब टाइम दीजिए एक टॉपिक को। ऐसा नहीं है कि वो मत बनो, रॉकेट मत बनो, एक कंप्यूटर मत बनो कि जी मुझे इस झूठी मतलब दुनिया में मत जियो कि मुझे बस ये बुक है ये कंप्लीट करनी है, इससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। एक दिन की जगह 2 दिन लग जाए, 2 दिन की जगह 3 दिन लग जाए, लेकिन उस टॉपिक का ऐसा कर लो कि उससे क्वेश्चन आ गया तो वो मेरा गलत नहीं होगा। उस कॉन्फिडेंस में जियो, क्योंकि कितना सा लाना पड़ता है, 50%, 60%। 60% में यदि हम देखें, अब सिलेबस को देखोगे, गो थ्रू करोगे, तो 40% तो बेसिक होता है, वो कभी चेंज नहीं होता।
चलो करंट वाला पार्ट है वो डायनेमिक होता है, उसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा वो कंफ्यूजन होता है, डाइसी होता है कि कौन सा आ गया, वो पढ़ा वो नहीं आया। लेकिन आपका जब बेसिक क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट यदि आपके क्लियर हैं, तो आप डायनेमिक पार्ट में भी आपके बेसिक्स के जो रूल्स हैं जो आपने सीखा है उसको अप्लाई करके आप उसको एलिमिनेट करके निकाल सकते हो आंसर, उसका प्लस माइनस करके आंसर निकाल सकते हो। अब बेसिक्स के लिए क्या है, बेसिक्स पे आपको वन टाइम, मतलब बेसिक्स का आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। बेसिक्स है चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे सोशियोलॉजी का हो, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, ये बेसिक्स है। और बेसिक्स आपने एक बार कंप्लीट कर लिया ना, आपको कोई ताकत नहीं है जो आपको, कि सिविल सर्विस का प्रिंसिपल ये है, सफलता का प्रिंसिपल ये है कि आप उनसे ज्यादा उस चीज पर ध्यान दो कि हमें ये जो हमारे ये ढेर लगा हुआ है इसमें से क्या चीज हमें हटानी है। ये तो समुद्र है, समुद्र में से क्या चीज हमें बाहर दूर करनी है और क्या काम की चीज है उनको निकालना है। हम उस पूरे ढेर को ही कवर करने की कोशिश कर सकते हैं, तो इसमें तो आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। और हमें कोई विद्वान नहीं बनना, हमारा बस मोटिव ये है कि हमारी ये एग्जाम है ये क्वालिफाई हो जाए। उसके बाद ये कहीं काम नहीं आती है आपकी, ये जो पढ़ रहे हैं कि कौन सी ऊंची है पहाड़ी, कौन सी छोटी है, कौन सी नदी बड़ी है, कौन सी छोटी है, किसमें कितना पानी है, किसमें कितनी गहराई है, कहीं काम नहीं आते हैं आपको। एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाओगे तो वो पूरा कॉमन सेंस बेसिस, कॉमन सेंस पे चलता है, पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज पे चलता है। उसकी दुनिया अलग है और असली संघर्ष तो वहां है, शुरुआत सिलेक्शन के बाद है असली संघर्ष। तो ये संघर्ष तो आप आपके लिए कर रहे हो, खुद के लिए। जो लोगों के, जो आप सपना देख रहे हो मैं लोगों का भला करूं, वो सपना तो तब, वो संघर्ष तो अभी आपकी सफलता के बाद शुरू होता है और वो बहुत मुश्किल है। ये सिविल सेवा के बारे में यदि हम बोलते हैं ना कि ये सिविल सेवा है, ये जितनी आसान दिखती है उतनी आसान है नहीं, बल्कि सफलता लेना आसान है। वो बोलते हैं ना गांव, ये ताज है लेकिन ये कांटे बहुत हैं इसके अंदर, पहनोगे तो चुभेंगे बहुत, लेकिन वो दिखेंगे बस, वो महसूस खुद को होंगे, दूसरे को तो ताज दिखेगा कि इसके सर पे तो ताज लगा हुआ है, जी तो बड़ा आदमी है। लेकिन उनको, सामने वालों को ये नहीं पता कि जिसने पैर रखे उसको दर्द कितना हो रहा है, ताज को कितना वजन है इस ताज में, तो इसके कंधों पे कितना वजन है, वो जो खुद पहनता है उसको पता चलता है। क्वालिटी पे जाओ, ये बस ये है ना हमारा, बस थोड़ा सा ये गलत माइंडसेट है कि हम बस वो नोट्स दे दिए उस पे ही सीमित हो जाते हैं कि इससे बाहर देखना ही नहीं है हमें। और फिर जी रिजल्ट आएगा जब बोलेंगे जी अरे यार मैंने तो ये भी पढ़ा था वो भी पढ़ा था और मेरा पता नहीं क्या गलत हो गया, मेरी किस्मत ही खराब है। और क्वालिटी के लिए आप नोट्स पढ़ें, बुक्स एक पढ़ें, रेफरेंस बुक हर सब्जेक्ट, अपने कोचिंग के नोट्स हो गए, एक मंथली मैगजीन ले लो, एटलीस्ट हमें मतलब हर पहलू को उसको टच कर दो जिससे हमें पता चल सके कि जी हम मोटा मोटा श्योर हो सकें कि जी ये ठीक हो सकता है। तो उसके लिए मैंने बता दिया कि आपको अपने नोट्स पढ़ें, एक मैगजीन ले लो और दूसरा ऑनलाइन मतलब से वीडियोस देख लो, आजकल तो वीडियोस बहुत हैं, और टेक्नोलॉजी का यूज करो जितना यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि जी आपको बस मेहनत करनी है, ठीक है। यदि आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, हर आदमी का अपना क्वालिटी होती है कि कोई 2 घंटे में पढ़ के 60% आउटकम दे देता है, कोई 12 घंटे पढ़ के भी 30% आउटकम देता है, कोई 24 मतलब 20 घंटे पढ़ के भी वो 20% आउटकम देता है। तो ये आप इट डिपेंड्स ऑन यू। तो ऐसे इसको बार मत लगाओ कि जी मुझे 8 घंटे पढ़ना है, 9 घंटे पढ़ना है। जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर करो और ऐसा पढ़ो कि उससे आउटकम आना चाहिए। पढ़ने के बाद ये लगे कि जी मैं, हाँ इस टॉपिक में मेरा इतना कमांड हो गया कि इससे अंदर कुछ आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब एग्जीक्यूशन के दौरान क्या समस्या आती है कि हमने प्लानिंग कर ली, स्ट्रेटजी बना ली। हाँ इससे बीच में मैं एक पॉइंट बताऊंगा आपको कि स्ट्रेटजी किसी की फॉलो मत करना, खुद की स्ट्रेटजी बनाओ। हर टॉपर्स है, हर सिलेक्टेड आदमी है, सक्सेसफुल आदमी है, वो अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बताता है। अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। तो हम ये सोचते थे कि चाइना मतलब इतना ग्रो कर गया, इतनी पॉपुलेशन है और इंडिया नहीं कर पा रहा। तो आप यदि कहीं पढ़ोगे तो चाइना हर चीज की जो प्लानिंग करता है ना, उसमें 80% रिसोर्सेज समय अपनी प्लानिंग में देता है। हमारा उल्टा है, हम 20% देते हैं प्लानिंग में, 80% लगाते हैं एजुकेशन में। वो 80% वहां लगाता है और एजुकेशन में उसका जो भी संसाधन है वो 20% ही लगाता है और फिर भी वो आगे जाता है। तो हमारे साथ ये तरीका होता है कि हम क्या रणनीति बनाने में, हमारा विजन सेट करने में हम उन पे लगाते हैं समय कम। वो दूसरों को देख के किसी की बात सुनी, किसी की कॉपी पेस्ट किया और उसको हिसाब से अपना सेट कर लेते हैं, अपना एक वो बना लेते हैं, बहुत ही कंफर्ट सा एक एटमॉस्फेयर बना लेते हैं और जी उसके हिसाब से चलते जाते हैं। संसाधन भी लगाएंगे, मेहनत भी करेंगे, ऊर्जा भी लगाएंगे और फाइनली आउटकम 0। ये दिक्कत होती है हमारे साथ। और एक बार सिलेबस तो मतलब टिप्स पे होना चाहिए आपके। कोई चीज सिलेबस से बाहर नहीं जाती तो प्लानिंग अच्छे से करो। यदि उसका विजन क्लियर है तो मेहनत वो करेगा। अब मेहनत करने के तरीके अलग अलग होते हैं कि मैं किताब लेके बैठा हूँ, लाइब्रेरी में चल जाइए, उसमें देखो किताब सुबह से आते हैं रात को 12 बजे जाएंगे और पता नहीं दमादम उसमें यूं करेंगे, टिक करते रहेंगे, मतलब सामने वाला डिप्रेशन में आ जाएगी जी क्या हो रहा है ये, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। और जब उनको रिजल्ट देखते हैं तो कुछ नहीं। तो दुनिया को दिखाने वाली मेहनत। और एक होता है ईमानदारी से मेहनत करना, मतलब खुद के साथ जस्टिस करना कि मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं उसकी तरह सुबह से 7 बजे से आके रात को 10 बजे तक नहीं बैठ रहा, मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसमें मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरा आउटकम अच्छा है। मैं उस टॉपिक से संबंधित कुछ भी कर रहा हूं तो मेरे को 10 में से 10 तो नहीं तो 9 मेरे को मिल रहा है। तो वो वाली मेहनत करो, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं।
किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं। ये दिक्कत आती है कि हम मोटिवेटेड कैसे रहें, क्योंकि ये जर्नी एक थोड़ी लंबी जर्नी है, तो उस दौरान हम मोटिवेटेड कैसे रहें, ये समस्या बहुत ज्यादा आती है। हम 5 दिन पढ़ाई करेंगे अच्छे से, 6 दिन पढ़ाई करेंगे, 7 दिन पढ़ाई करेंगे, 8वें दिन फिर वही डेविएशन आ जाएगा। डेविएशन फोर्स होते हैं ना, डेविएशन फोर्स मतलब आपको जो विमुख करते हैं उस चीज से, तो ये डेविएशन फोर्स बहुत ज्यादा है। अब डेविएशन फोर्स हर की लाइफ में अलग अलग तरीके हैं, और आपने आज के समय पे इस पे काबू कर लिया ना, मेहनत सब करते हैं, ठीक है, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ता, जिसको यदि बनना है तो, बाकी टाइम पास करना है तो देखो उसका तो कोई मुश्किल नहीं लेना, तो कोई मार्गदर्शन ना कोई गाइडेंस, सब बेकार है। मेहनत कोई कमी नहीं छोड़ता, ठीक है। बस ये हो सकता है कि किसी का मेहनत करने का तरीका अलग है, वो 19-20 होता है, तो मैंने उसके लिए बताया कि थोड़ी अप्रोच आउटकम बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि ये सोसाइटी है या एग्जाम है, कोई भी हो आउटकम देखती है। ये कोई नहीं देखता कि जी आपने इसके पीछे क्या, आपके संघर्ष क्या है, इसका त्याग क्या किया है, आपने क्या बलिदान किया है इसके पीछे, इसको कोई नहीं देखता। ये हमारी सोसाइटी और ये मतलब हर चीज की डिमांड ये है कि आउटकम को देखते हैं, तो मेहनत सब करेंगे। अब ये डेविएशन फोर्स आ गए, और आजकल ये डेविएशन फोर्स की जो है क्या बोलते हैं उसको, इंटेंसिटी ज्यादा है। अब समझ गया डेविएशन फोर्स क्या होता है। ये आपकी जो एज है ना, ये एज ही बहुत ही चैलेंजिंग फेज है आपके लिए। इसमें आप संभल गए और आपने अच्छा रास्ता ले लिया तो आप बहुत आगे चले जाओगे, और थोड़ा सा डेविएशन आया, गलत दिशा में चले गए, आप कितने टैलेंटेड हैं, कितने आप मेहनती हैं, एक बार रूट गलत पकड़ लिया ना तो फिर वो गड्ढे में जाना तय है। और उस डेविएशन में जो मैं बताना चाहूंगा, आजकल हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन बना बैठा हुआ है मोबाइल। हर चीज ये आपकी लाइफ को बहुत आसान भी करता है, तो आपकी लाइफ को बहुत मुश्किल भी बना सकता है। और हमारी सोसाइटी में ये चीजें आ गई हैं कि आप अच्छे रास्ते पे जा रहे हो ना, तो आपकी लेग को खींचने वाले बहुत आदमी मिल जाएंगे, आपको इस पे धक्का देने के, आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम है। तो अब इसमें डेविएशन में सोशल मीडिया, आप कितना भी फोकस होकर काम कर लो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपने उस दुनिया में घुस गए तो फायदा कम है। स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं मैं, इसके अपने फायदे हैं, सोशल मीडिया के लिए नुकसान ज्यादा है। अभी आपके लिए मेहनत करो, अभी आपका समय नहीं है कि जी लोगों को भला करो, जी लोगों के लिए वेलफेयर के लिए काम करो, जी लोगों को जागरूक करो। भाई लोग जागरूक हो जाएंगे, सब दुनिया के पास है सोशल मीडिया। पहले खुद जागरूक होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो, उसके बाद खूब समय मिलेगा आपको लोगों को भला करने का, लोगों को जागरूक करने का, लोगों को एम्पावर करने का बहुत समय मिलेगा। तो आजकल ये कॉन्सेप्ट चला है कि इस उम्र में जी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, सबसे बड़ा डेविएशन ये है। और इसके लिए आपसे ज्यादा जिम्मेदार आपके आसपास वाला जो सराउंडिंग है वो है। आपको गलत नजरों से देखा जाएगा कि यार आप है, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये तो यार मेन स्ट्रीम वाला आदमी नहीं है, इसमें तो काबिलियत ही नहीं है, ये तो बेकार है, मतलब बॉयकॉट टाइप से जैसे होगा, दोस्त यार हटाओ इसको, ग्रुप से हटाओ, ये तो ऐसा ही है, निकम्मा ही है। वैसे ही लड़कियों के केस में लागू होता है। स्मोकिंग करते हो, नहीं ये नहीं करता, मॉडर्न आदमी नहीं है, तो ये डेविएशन है। तो इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना है। आप जिस दिन सफल हो गए ना, जो आपका जो सितारा है ना वो हीरे की तरह ऐसे चमकेगा ना, ये जो ये जो एक्सटर्नल से हमारे जो फोर्सेज हैं ये खुद खींचे आएंगे आपकी तरफ, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो जिंदगी में ना सफलता का लिए एक मूल मंत्र यह है, फॉलोअर मत बनो किसी के, ऐसा बनो कि लोग आपको फॉलो करें। जिस दिन आप फॉलोअर बन गए ना तो आप जिंदगी भर फॉलोअर बन के रह जाओगे। और जब आपने ठान लिया ना कि मुझे ऐसा बनना है, और जिस दिन आप बन गए ना तो दुनिया आपको फॉलो करेगी, दुनिया के लिए आप रोल मॉडल बनोगे। तो भाइयों और जब साथियों, भाई बहनों, तो इनसे दूर रहना है। मॉडर्न वर्ड सब मॉडर्न है, जिसका जन्म होगा सब मॉडर्न है। जमाना मॉडर्न बनता जा रहा है तो ऑटोमेटिकली जमाने के साथ सर्वाइव करना है, तो ऑटोमेटिकली मॉडर्न बन जाएंगे हम। और समय आ रहा है मॉडर्न बन लेना, बाद में सेलेक्ट हो जाए उसके बाद खूब मॉडर्न बनना, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। असफलताओं से डरो मत। पहली बात तो असफलता कोई वर्ड ही नहीं होता, मतलब मेरे हिसाब से तो कोई वर्ड ही नहीं होता। आप कोई किसी भी चीज में आप काम करोगे ना तो या तो आप सफल होगे या आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, जिसको आप तजुर्बा बोलते हैं, वो एक्सपीरियंस मिलेगा। असफलता कहीं है ही नहीं। आप उसमें सफल नहीं हुए तो कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएगा वो। तो इस चीज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेहनत, डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी होनी चाहिए। 5 दिन पढ़ लिया ऐसा नहीं कि 10 दिन फिर मैं गांव में गया जी और फ्लो हो रहा है जी, अब तो बढ़िया बारिश हो गई और वो झरना कौन सा अड़े वाला झरना है वो बह रहा है जी, वहां जाता हूँ। 15 दिन वहां गए, रक्षाबंधन के नाम पर गए, 20 दिन साहब गायब, किताबों से कोई मतलब ही नहीं, यारी दोस्ती नहीं। फिर वापस आओगे, फिर वापस जीरो पे आके वापस, क्योंकि यार ये तो देखो इसकी लिमिट है, इसमें आप जितना बार बार उन चीजों को रिवाइज नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो इस एग्जाम में रिवीजन नहीं करोगे तो कोई सेंस है नहीं। कितने भी पढ़ते चले जाओ, 10 दिन पढ़ोगे, 20 दिन आप आगे बढ़ते जाओगे, पीछे से साफ होता चला जाएगा। तो रिवीजन आपको करना है। तो डिसिप्लिन रहो। डिसिप्लिन में तो आपको यही है कि आपको गलत चीजों में नहीं पढ़ना है,
आपको, और जब मोटिवेशन यदि आपका डाउन होने लगे ना, तो बस एक दो तीन चीज़ हैं वो याद कर लेना कि मैंने शुरुआत क्यों की थी, मैं क्यों फालतू में, लोग घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बारिश का टाइम है, कोई बाइक पे घूम रहा है, कोई कहाँ नारगढ़ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, आमेर जा रहा है, मैं यहाँ बैठ के सब कुछ छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़ के, परिवार वालों को छोड़ के त्योहारों पर नहीं जा रहा, और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो किस लिए बैठा हूँ मैंने, क्यों? क्योंकि मैंने एक लक्ष्य देखा है, मैंने एक विजन देखा है, मैंने एक सपना देखा है, उसको पूरा करने के लिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। और दूसरा, उनके लिए सोच लेना, एक बार आंख बंद करना और वो सोच लेना, अपने माता पिताओं का एक बार चेहरा आपके फेस के सामने लिया ना, आंख बंद करके इमेजिन कर लेना। कभी जिंदगी में आपका मोटिवेशन डाउन हो जाए ना, उनके चेहरों की झुर्रियां जब दिखेंगी ना, उनके जब खेतों में काम करके आ रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, वो घास लेके आ रहे हैं, उनके पूरे कपड़े गीले हो रहे हैं, पसीने आ रहे हैं शरीर में, और उनको देखोगे कि यार वो कैसे काम कर रहे हैं, और हम यहाँ एसी में बैठ के क्लास ले रहे हैं। वो मेहनत करके, लोगों से झूठ बोल के, कर्जा लेके लोग आ रहे हैं, उधार को मांगने आ रहे हैं, बेइज्जती करके हमारे घर वालों की जा रहे हैं, और फिर वो भी बेइज्जती बर्दाश्त कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जिस दिन सफल हो जाएंगे उस दिन हम सम्मान से जिएंगे। ये चीज जिस दिन आपने आंख बंद करके सोच ली ना, आपको कोई मोटिवेशन कभी डाउन नहीं होगा। सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है। और उसके बाद की जी, मैं जिस दिन सफल हो जाऊंगा उस दिन ये आंखों के सामने घुमा लेना पिक्चर की जी, वो गांव वाले कैसे साफा लेके, वो ढोल क्या नाम है उसका, डीजे वीजे लेके मेरे घर वालों को कैसे उठा के माला पहनाएंगे, और हमें कैसे वहां एक दूल्हे राजा बना के, या मतलब जो भी है राजा बना के उस दिन स्वागत करेंगे ना। ये चीज इस दिन आपने दिमाग में बैठा ली ना, कोई ताकत नहीं है जो आपको डेविएट कर दें। और एक ये चीजें याद रखना, क्योंकि हमारे हिंदी मीडियम वालों के साथ दिक्कत क्या होती है कि हमारा इंटरव्यू होता है ना, अगला पार्ट जो होता है हमारा, इसका चलो प्रीलिम्स आप पास कर लोगे, आपकी मेहनत के दम पे आपने मेंस पास कर लिया, लेकिन इंटरव्यू में हमें दिक्कत क्या आती है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता, कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी इतनी बेहतर नहीं होती। मतलब मैं खुद की बताऊं तो, मतलब मेरे को डर लगता था, पहले डर ये लगता था कि इंटरव्यू को कैसे फेस करूंगा, फिर दूसरा डर कि सिलेक्शन हो गया उसके बाद, क्योंकि सिविल सेवा में आ जाते हो, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, हर सर्विस होती है, चाहे आप इधर आरएस बन जाओ, डीएसपी बन जाओ, आपको लोगों से, आप लोग हो गए, मीडिया हो गए, रूटीन डेज में आपकी जनता हो गई, पॉलिटिशियंस, बहुत सारे लोगों को आपको फेस करना होता है, उनसे बातचीत करनी होती है, बहुत ही मतलब एक मतलब सदे हुए, सुलझे हुए शब्दों में उनके साथ आपको प्रेजेंट करना पड़ता है, चीजों को बातचीत करनी पड़ती है। तो ये हमारे अंदर एक इंफीरियोरिटी होती है। ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश मीडियम वालों से पीछे होते हैं या उनसे ज्यादा हमारे अंदर काबिलियत नहीं होती, लेकिन हमारे लिए अंदर एक डर होता है, और उस डर की वजह से हमारे अंदर जितना नॉलेज है, जितना टैलेंट है, उसको हम बाहर नहीं निकाल पाते कि सामने वाला क्या सोचेगा, मैंने एक गलत बोल दिया तो यार इसको कैसा लगेगा, ये मेरे बारे में क्या इमेज बना लेगा, ये इसका परसेप्शन मेरे लिए क्या हो जाएगा। इस डर की वजह से हम हमारे अंदर के टैलेंट को, क्योंकि मेंस में आपको कोई देख नहीं रहा, कॉपी में आपने लिखा, एग्जामिनर के पास गई, एग्जामिनर को पता नहीं, एनोनिमस हो आप, अज्ञात हो, किसी को कोई पता नहीं, आप वहां बेहतर कर दोगे। हिंदी मीडियम वालों के मेंस में हमेशा बहुत अच्छे नंबर आते हैं, चाहे वो ऐसे राइटिंग हो गया, चाहे वो मेंस के जितने भी 4 पेपर हो गए, बहुत अच्छे नंबर लेके आते हैं, क्योंकि वहां आपको कोई देख नहीं रहा, और आपको मतलब दिल खोल के आपके अंदर जो ज्ञान है, जो टैलेंट है, जो उसको आप लिख रहे हो कॉपी पे। लेकिन जब बात आती है इंटरव्यू की, तो हम बहुत पीछे चले जाते हैं। हमारे जैसे ही आपका इंटरव्यू कॉल होगा तो हमारे अंदर ये डर बनने लग जाता है कि यार वो 4 आदमी, अरे पता नहीं क्या कोई महाभारत होगी, जबकि इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं होता। वहां 2-4 आदमी सामने बैठे होते हैं, आप सामने बैठे होते हैं, नॉर्मल बातचीत होती है, आप पे आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो नो बोल दो, कोई इशू नहीं, सॉरी बोल दो, उससे कोई नेगेटिव इंप्रेशन नहीं जाता। वहाँ ये चेक करते हैं कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, चीज़ों को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, आप मना भी कर रहे हो तो कैसे मना कर रहे हो, ये चीज़ मैटर करती हैं। तो हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं होती, तो तनाव नेचुरल है, आएगा। अब उसका प्रबंधन करने का तरीका यही है, जितना मैं समझ पाया हूँ, कि खुद को बिजी रखो, इग्नोर करो चीज़ों को, और यदि आपने चीज़ों को दिल पे लेना शुरू कर दिया तो दिक्कत होगी। कोई आदमी रिश्तेदार है, बीमार हो गया, टेंशन हो गया जी, आप नहीं जाओगे तब भी उसका इलाज हो जाएगा। तो मेडिटेशन करो यार, सबसे बड़ा है मेडिटेशन, योगा क्लास ज्वाइन कर लो, किसी को डांस करने का शौक है डांस करो, और जब ज्यादा स्ट्रेस हावी होने लगे तो छोड़ दो उस जगह को, निकल जाओ दोस्तों के साथ, मतलब एंगेज कर लो खुद को कहीं पे, पढ़ना शुरू कर दो। मैं इस जगह पे बैठा हूं, इस कमरे में बैठा हूं, मुझे टेंशन मेरे ऊपर, तनाव मेरे ऊपर हावी होने लगा, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, अदरवाइज मैं बैठा रहा तो मैं उस पर ओवर थिंकिंग करूंगा और वो चीजें और वर्स्ट होती चली जाएंगी। आप निकल जाओ 1 घंटे के लिए कहीं बाहर, दोस्त से बात कर लो, किसी से प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस बोलते हैं ना कि अच्छा आंसर ये नहीं लिखता, वो अच्छा आंसर लिखता है, वो अच्छा आंसर लिखता है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना प्रैक्टिस करोगे, गलतियां करो, खुद चेक करो, अपने किसी दोस्त से चेक करवाओ, अपने टीचर से चेक करवाओ, उसमें फिर गलतियां सुधारो, फिर वापस लिखो। तो रोज ये प्रैक्टिस बना लो कि आपको 2 पेज लिखने ही है, 200 वर्ड्स या 400 वर्ड्स लिखने ही है, कुछ भी लिखो। आपने दिन में ये यहाँ पढ़ के जा रहे हो वो लिखो, या फिर आज का मौसम बढ़िया हो रहा है कि जी आज मौसम था, मैं यहाँ से निकला, ये मतलब कुछ भी लिखो, XYZ
लेकिन लिखने की प्रैक्टिस डाल दो। इससे एक तो फायदा ये होगा कि आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव होगी, दूसरा आपका स्पीड बढ़ेगी। उसमें आप फर्स्ट डे से ही आप ये सोच के चलो जी मुझे मेंस की तैयारी करनी है, प्रीलिम्स छोड़ दो। यदि मेंस की तैयारी करोगे तो प्रीलिम्स ऑटोमेटिक हो जाएगी आप। तो उसके लिए आप राइटिंग लिखना शुरू कर दो रोज। और एक कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके लिए तो बोलना ही है आपको। कुछ नहीं कर रहे तो आप ऐसे करो कि खुद ही रिकॉर्डिंग करके घर में बैठे हो, खुद ही रिकॉर्डिंग करके फिर खुद ही सुनो उसको, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन वो चीज सफलता में क्या होता है, कुछ चीज हमारे कंट्रोल में होती है, कुछ चीज हमारे बियॉन्ड द कंट्रोल होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जी लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि जी आप सुबह पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि जी मैं रात को पढ़ रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं जल्दी 4 बजे पढ़ रहा हूँ। उससे कोई, ये सब हमारा भ्रम है कि 4 बजे पढ़ने से चीजें ज्यादा रिटेन रहती हैं, शाम को पढ़ने से ज्यादा रिटेन नहीं होती। इन सब चीजों में नहीं पढ़ना यार, जब मौका मिले पढ़ाई करो, इसका कुछ है नहीं। तो आजकल दिक्कत क्या है कि हमारे लाइफ स्टाइल, जीवन शैली ऐसी हो गई कि इसमें तनाव बहुत ज्यादा है। और तनाव हमारा खुद के कम है, दूसरों के, हमारे जो सराउंडिंग्स है उसको लेके ज्यादा तनाव है कि यार ये मिथलेश है यार, इसके पास तो ये बढ़िया फोन है, ये तो रील बना रहा है, इसके पास तो बढ़िया गाड़ी है, इसकी क्या बढ़िया लाइफ स्टाइल है, इसके तो फेसबुक पे इतने फॉलोवर हैं, मैं तो फोटो अपडेट करता हूँ, मेरे तो पांच ही लोग ही लाइक और कमेंट करते हैं, उस लड़की ने उसको लाइक कर दिया, उस लड़के ने उसको लाइक कर दिया। मतलब ये जो होता है ना कि ये जो इसको बोल रहा था मैं कि एक्सटर्नल ड्राइवर्स जो बोलते हैं, बाहरी जो डेविएटिंग फोर्स हैं, ये बहुत ज्यादा है इनको लेके बहुत तनाव है लाइफ में। और तो तनाव पढ़ाई का कम है कि इस पढ़ाई से आसान चीज कुछ नहीं है इस दुनिया में। लाइब्रेरी में जाओगे तो वहां ऐसी मिलेगी, आपको करना क्या है, एक किताब रख के पढ़ना ही तो है, आपको फिजिकल कुछ नहीं करना पड़ रहा उसमें। तो इससे आसान चीज कुछ है नहीं और इससे शक्तिशाली चीज कुछ है नहीं। आपको यदि रातों रात यदि आपकी जीवन को सुधारना है, जीवन को बदलना है ना, तो इससे बड़ी चीज कुछ है नहीं। यदि आप राजनीति में जाओगे, अब ऐसे हमें ओलंपिक्स के लिए बोल देते हैं जी नीरज चोपड़ा ने वो मेडल जीत लिया, मनु भाकर ने मेडल जीत लिया, तो उसके पीछे एक ना वो है, मतलब शताब्दियों, मतलब वर्षों का त्याग और बलिदान है। वो दिखने में तो आसान चीजें हमें दिख रही हैं, बस उसने मेडल दिख रहा है उसका, उसके पीछे तपस्याएं होती हैं। तो राजनीति में चले जाइए, राजनीति में क्या है कि कितने लोगों के आगे पीछे आपको हाथ जोड़ना पड़ता है। इसमें तो आप खुद के दम पर, मतलब रातों रात आपके परिवार की, आपके रिश्तेदारों के जीवन को, उनके तकदीर को बदल सकते हो। तो इससे आसान चीज कुछ है नहीं। लेकिन चीजें ये हैं कि अल्टीमेटली हमें हमारे गोल है उस पर फोकस करना चाहिए। सफलता मिल जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाती है। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।